नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। हमने आपको कल कार्यक्रम दिखाया था कि किस तरह से संसद से 1 किलोमीटर से भी कम दूरी पर जंतर मंतर पर दर्जनों की तादाद में लोग जमा हुए और वहां उन्होंने नफरत भरे भाषण दिए और ख़ासकर अगर सीधे तौर पे कहा जाए तो मुस्लिम विरोधी भाषण थे, हिंसक भाषण दिए। उसके बाद सोशल मीडिया पर और अलग अलग जगहों पर जिस तरह से इसको लेकर शोर शराबा हुआ, उसके बाद से अब खबर ये है कि पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें अश्विनी उपाध्याय नाम के व्यक्ति भी हैं जिन्होंने, जो इन ऑर्गेनाइजर्स में से एक थे, जो इस भीड़ को जिन्होंने यहाँ इकट्ठा किया। वो अलग बात है कि वो ये कह रहे हैं कि उनका खास इससे कोई लेना देना नहीं है और वो उन लोगों को नहीं पहचानते जिन्होंने वो हिंसक भाषण दिए। और उनका ये भी कहना है कि उस संस्था से भी उनका बहुत ज़्यादा डायरेक्ट लेना देना नहीं है। लेकिन इन लोगों में जो लोग जिनको गिरफ्तार किया गया है उनमें अश्विनी उपाध्याय, जो कि खुद सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हैं भाजपा के नेता होने के अलावा, इसमें शामिल हैं पुलिस के मुताबिक दीपक सिंह हिंदू नाम का एक व्यक्ति, विनीत क्रांति, प्रीत सिंह, विनोद शर्मा। ये लोग हैं जो अलग अलग जो राइट विंग ग्रुप्स हैं, जो हिंदुत्व समूह हैं, उनसे जुड़े हुए लोग हैं। इनको गिरफ्तार किया गया है, पुलिस ने एक्शन लिया है इसके बाद। लेकिन सवाल यहाँ ये पैदा हो रहा है कि अलग अलग जो धाराएं हैं, यानी कि दो जो समुदाय हैं उनमें आपस में दुश्मनी या एनमिटी बढ़ाने और अलग जो रेलेवेंट सेक्शंस हैं उनको डालकर इसमें गिरफ्तार किया गया है। अब इसमें ये देखना है कि ये मामला यहाँ से कहाँ जाता है। क्या वाकई इस तरह के लोगों को जो हिंसा फैलाने की कोशिश करते हैं, सांप्रदायिक हिंसा फैलाने की कोशिश करते हैं, जो सोशल पीस है हमारा उसको बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार हमने देखा है पिछले कई सालों में कि उन लोगों को सिर्फ रिवॉर्ड दिया गया है। उन लोगों को चुनाव में टिकट दिए गए हैं भाजपा के ज़रिए, फिर वो जीते हैं वो लोग, उन्हें मंत्री तक बनाया गया है, भाजपा का स्पोक्स पर्सन बनाया गया। हरियाणा में हमने देखा सूरजपाल अमू को किस तरह से उनको प्रमोट किया गया। तो ऐसे लोगों को हमने अक्सर रिवॉर्ड देते हुए देखा है कि इनाम दिया गया है। पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि सज़ा के तौर पर देखा जा रहा है कि अगर आप इस तरह का कोई एक्शन करते हैं तो आपको सज़ा भुगतनी होगी। इस सब के क्या मायने हैं और क्या सिर्फ जो फिज़िकल स्पेस में जो इस तरह के जो नफ़रत भरे भाषण या हेट स्पीचेस दी जा रही हैं सिर्फ उन्हीं को सज़ा दी जाएगी या फिर उनको भी दी जाएगी जो कि लगातार यूट्यूब, फेसबुक और दूसरे जो अन्य सोशल मीडिया के माध्यम हैं उनके ज़रिए जो हिंदुत्व के जो स्टार्स बन गए हैं, पोस्टर बॉयज़ बन गए हैं, लगातार मुस्लिम समुदाय के ख़िलाफ़, लगातार ईसाई समुदाय के ख़िलाफ़ जिस तरह की भाषणबाजियाँ कर रहे हैं और समुदाय में और जो भारत में जो समाज है हमारा उसमें लगातार नफ़रत भरने की कोशिश कर रहे हैं, क्या उन पर भी कोई एक्शन होगा? क्योंकि आप याद रखिए कि इससे पहले जो गुड़गांव है वहाँ के पटौदी में, हरियाणा के पटौदी में हमने देखी इस तरह की कई महापंचायतें, पटौदी और उसके आसपास के जगहों पर भी छोटी महापंचायतें और बड़ी महापंचायतें जो कि हरियाणा में हुई। उसके बाद हमने देखा द्वारका में हज हाउस को लेकर, जो प्रस्तावित हज हाउस है उसको लेकर विरोध कर रहे जो लोग थे उन्होंने किस तरह से जो एंटी मुस्लिम स्पीचेस थी वो वहाँ पर दी और ये तीसरा इस तरह का घटना पेश आई। इसके बाद आखिरकार अब पुलिस ने इस पर एक्शन लिया है और इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर पूर्वानंद दिल्ली यूनिवर्सिटी में हिंदी के अध्यापक हैं और साथ ही हमारे दौर के जो सामाजिक राजनीतिक मुद्दे हैं उन पर लगातार टिप्पणी करते रहते हैं और द वायर पर आप उनको लगातार देखते हैं। इसके अलावा दूसरे खास मेहमान मेरे साथ राहुल नारायण हैं, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हैं सुप्रीम कोर्ट में। दोनों मेहमानों के ज़रिए हम इस मुद्दे को समझेंगे कि इसमें जो दर्शाने की कोशिश है वो कितनी है सरकार और पुलिस के ज़रिए और सच्चाई कितनी है। और साथ साथ इसके अलावा आज ही दिल्ली में जो ये जो घटना पेश आई, जो जमावड़ा हुआ इस तरह के नफ़रती लोगों का, उनके ख़िलाफ़ भी जो लोग कुछ लोग जमा हुए और उन्होंने कहा कि वो प्रेम और सौहार्द का माहौल पैदा करना चाहते हैं। मैंने अपने संवाददाता सिराज से बात की जो उस वक्त वहाँ मौजूद थे जब ये लोग वहाँ जमा होने की कोशिश कर रहे थे, जंतर मंतर पर जवाब देने की कोशिश कर रहे थे उन नफरती लोगों का जो सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। सिराज से सुन लेते हैं कि उन लोगों के साथ क्या सलूक किया गया, क्या उनका वाकई ये कार्यक्रम हो पाया या नहीं। जो जंतर मंतर प्रोटेस्ट साइट है उससे कुछ थोड़ी ही दूरी पे खड़ा हूँ। यहाँ पर आपके देख रहे होंगे पीछे तो हमारी 2 बसेज लगी हुई हैं। यहाँ पे जैसे जैसे प्रोटेस्टर्स आते जा रहे हैं इस प्रोटेस्ट के लिए, इस डिमांड के लिए कि हम ज़्यादा हारमोनी का एक मैसेज दे सकें, उन सभी लोगों को उठा उठा के डिटेन किया जा रहा है। अभी तक ये पीछे जो मेरी खड़ी है 2 बसेज, इससे पहले एक और बस आई थी, उसमें कई सारे प्रोटेस्टर्स को उठाया गया और उन प्रोटेस्टर्स को माथा बंद में मार दिया। इस तरह से आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी एक बस है और मैं आपको कुछ विजुअल्स दिखाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे
तो आप देख सकते हैं कि पूरे एरिया में यहाँ पर क्या हो रहा है कि कई सारे पुलिस ऑफिसर्स हैं एंड जंतर मंतर की तरफ जो है कई सारे ऑफिसर्स वहां पे भी खड़े हैं एंड दे आर कॉन्स्टेंटली मूविंग अराउंड इन ऑर्डर टू डिटेन प्रोटेस्टर्स हु आर कमिंग एट दिस साइट राइट नाउ। सिराज, आप ये कह रहे हैं कि उन लोगों को डिटेन किया जा रहा है जो लोग वहां पर प्रोटेस्ट करने आए हैं, और वो भी उन नफरती भाषणों के उस कार्यक्रम के खिलाफ जिसमें एक तरह से आतंक फैलाने की कोशिश की गई, सांप्रदायिक हिंसा फैलाने की कोशिश की गई। क्या ये सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है? कितनी बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा हुए? ऑर्गेनाइजर्स कौन थे? कौन लोग थे नफरत के खिलाफ सड़क पर आए? तो ये प्रोटेस्ट कॉल काफी सिविल सोसाइटी के काफी मेंबर्स ने किया था, कई सारे लोग थे जिन्होंने ये प्रोटेस्ट कॉल दिया था एंड दे वांटेड टू बेसिकली हैव अ प्रोटेस्ट एंड बेसिकली अ मार्च ऑफ सॉर्ट्स वेयर दे कैन से कि जो जिस तरह के स्लोगन्स लगाए गए हैं संडे को, उसके खिलाफ उनका ये यहाँ पे एक प्रोटेस्ट मार्च था जिसको बिल्कुल अलाउ नहीं किया जा रहा है। और तादाद की जहां तक बात है तो शुरू में कुछ लोग जैसे जैसे आते रहे हैं उनको धीरे धीरे डिटेन किया जा रहा है। So we can't exactly put a number on how many people were supposed to come because as soon as they arrive, they're detained by the officers over here. जी हाँ, उन लोगों को डिटेन किया जा रहा है ताकि एक ये ना पता चल जाए कि नफ़रत भरे लोग कितने हैं। ये तो हमें बहुत कुछ अंदाज़ा हो गया है, लेकिन प्रेम, सद्भावना, सौहार्द की बात करने वाले कितने लोग हैं दिल्ली शहर में? अगर जंतर मंतर नफ़रत फैलाने के लिए इस्तेमाल हो सकता था, तो क्या प्रेम और सद्भाव, सौहार्द का संदेश फैलाने के लिए क्यों इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं मिल रही है? राहुल जी, जब आप ये देख रहे हैं इस बात को कि डिटेंशन का जो जिक्र हो रहा है, एनसी अस्थाना जी कल मेरे कार्यक्रम में थे और कह रहे थे कि पुलिस को ऐसे वक्त में जबकि ये लोग जो ये भाषण दे रहे थे, सांप्रदायिक हिंसा फैलाने वाले भाषण, ऐसे वक्त में पुलिस को सायरन बजाते हुए पुलिस की गाड़ियां वहाँ आनी चाहिए थी और इन सब लोगों को भर के ले जाना चाहिए था और धर लेना चाहिए था। इस तरह से पूर्व डीजीपी अस्थाना कह रहे थे कि एक मैसेज जो है कन्वे करना चाहिए था, लेकिन यहाँ उल्टा हम देख रहे हैं, हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि जो लोग प्रेम सौहार्द की बात करने आए थे, नफरत के खिलाफ प्रेम की बात कर रहे थे, उनको डिटेन किया जा रहा है। Yeah, I mean this is quite unfortunate, and I tend to agree with that view कि देखिए कई बार जैसे अपूर्व आनंद जी भी कह रहे थे, this is about portraying an image and this is about the culture of impunity. अगर आप दिखाएं कि अगर ऐसी कोई भी एक्टिविटी अगर कोई होती है और उसका पुलिस बिल्कुल भी कुछ भी अलाउ नहीं करती और बिल्कुल भी कोई उनको वो नहीं देती, क्या कोई लीवे नहीं देती ऐसी चीज करने के लिए, तो ऐसे इंसिडेंट्स कम हो जाएंगे। अगर ऑन द अदर हैंड if you are catching only one of the sides of the two sides of the debate and the other side is allowed to get away with some sort of impunity, then you are actually indirectly almost you can say encouraging it to happen. इसमें मैं तो कहता हूँ ये बहुत अच्छी बात है कि उन लोगों को अब अरेस्ट कर दिया गया है, ये तो अच्छी बात है ही। पर ये जो दूसरी साइड को जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं अगेंस्ट द हेट स्पीचेस, उनको रोकने का मेरे को कोई सेंस समझ में नहीं आता। लेकिन एक और बात मैं कहना चाहूंगा कि शायद पुलिस को ये भी लग सकता है कि जो नए लोग अभी आ रहे हैं उसकी वजह से कोई और क्लैश ना हो जाए। अगर वो इस बेसिस पे रोक रहे हैं कि उनको लगता है कि कोई क्लैश हो सकता है, तो ये तो सेंस बनती है कि किसी भी कोई भी पॉलिटिकल स्लोगनरिंग में किसी की कोई वायलेंस होनी नहीं चाहिए। तो अगर उसको कंट्रोल करने के लिए करना चाहते हैं तो सही बात है। तो ये तो हमें देखना पड़ेगा कि एक्चुअली हो क्या रहा है। ये लोग जो अभी कह रहे हैं कि ये जो लोग इनको रोका जा रहा है वो पीसफुल प्रोटेस्टर्स हैं, लेकिन अगर पुलिस कहती है कि पीसफुल प्रोटेस्टर्स नहीं है, तो वो भी देखना पड़ेगा कि इसमें सच्चाई की क्या बात है। और जो आपने दूसरी बहुत इंटरेस्टिंग बात करी उससे पहले कि ऑनलाइन जो हेट स्पीच है उसका क्या क्या किया जा सकता है, वो भी मतलब एक तरीके से अगर आप देखा जाए तो ये पिछले 3 या 4 सालों से बहुत बड़ी बात हो गई है ऑल ओवर द वर्ल्ड कि हेट स्पीच को किस किस तरीके से कंट्रोल किया जाए। इट्स नॉट ओनली अ प्रॉब्लम ओवर हियर, इट्स अ प्रॉब्लम इन ऑल काइंड ऑफ प्लेसेस। एंड जो सोशल मीडिया जायंट्स हैं जैसे फेसबुक या ट्विटर, ये लोग भी अब इस बात से जरा से कॉन्शियस हैं कि जो हेट स्पीच है उसको बहुत ज्यादा स्प्रेड होना नहीं चाहिए। इसलिए फॉर एग्जांपल ट्विटर की ये पॉलिसी आई है कि वो ट्वीट को लेबल करते हैं, और जो फेसबुक है वो भी पुरानी ट्वीट्स को पुराने मैसेजेस को जब लिखा हुआ आता है कि वो उसकी डेट क्या है, ताकि वो दे डोंट स्प्रेड हेट्रेड लाइक दैट। एंड प्लस ऑफ कोर्स द गवर्नमेंट हैज द टूल्स, अगर वो चाहें जो इमीडिएटली जो हेट स्पीच के जो टूल्स हैं जो स्प्रेड हो रही है उसको रोक सकते हैं वो बाय गिविंग डायरेक्ट ऑर्डर्स टू द सोशल मीडिया जायंट्स टू टेक सच थिंग्स डाउन। और ऐसा होता भी है सुप्रीम कोर्ट में। अगर आप देखा जाए, जब बीच में बात हो रही थी अबाउट सिविल सर्विसेज जिहाद अ फ्यू मंथ्स बैक ऑन अ पर्टिकुलर टीवी चैनल, तो सुप्रीम कोर्ट में जब उसकी वो पिटीशन आई, सुप्रीम कोर्ट ने उसको रोक लिया, कह दिया कि आप इसको इस तरीके की चीज को कर नहीं सकते। ऑल्दो नॉर्मली लॉ ये होता है कि
पब्लिशर्स को या जो न्यूज चैनल्स हैं, दे आर अलाउड अ ग्रेट डील ऑफ लीवे टू मेक ऑल काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स, बट द सुप्रीम कोर्ट वाज क्लियरली ऑफ द व्यू कि ये तो बिल्कुल हेट स्पीच है, इसको बंद कर देना चाहिए। जी। और इंसिडेंटली एक बहुत आयरॉनिक बात है कि अश्विनी कुमार उपाध्याय जी ने भी एक पीआईएल फाइल करी हुई है सुप्रीम कोर्ट में। आई डोंट नो कि अभी वो चल रही है कि खत्म हो गई, अबाउट चेंजिंग द लॉ ऑफ हेट स्पीच, मेकिंग इट मोर स्ट्रिंजेंट इन इंडिया। बट दैट सेड, आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट कि कि अश्विनी कुमार उपाध्याय जी कहते हैं कि वो उस टाइम पे नहीं थे जब ये हो रहा है, एंड इट ऑल्सो आई थिंक इट मे बी अ लिटिल अनफेयर टू होल्ड वन पर्सन अकाउंटेबल फॉर व्हाट अदर पीपल हैव सेड। अगर मैंने कोई मीटिंग बुलाई है, उसमें 50 जनों को मैंने बुलाया था, लेकिन 1000 जने आ गए और उसमें से कुछ लोग बीच में कुछ भी स्लोगन करने लगे, तो मुझ पे कितनी लायबिलिटी आनी चाहिए? आई थिंक इट्स अ क्वेश्चन फॉर द लॉ आल्सो टू कंसिडर। जी हाँ, ये एक अहम सवाल आप हाँ जी हाँ, आप अहम सवाल उठा रहे हैं कानून के नज़रिए से, लेकिन मैं फिर से इसमें जो कानूनी कदम उठाया गया है उसके पीछे की राजनीति और क्या सामाजिक संदेश है। अपूर्वानंद जी, आप कितना विश्वास करना चाहेंगे सरकार पर, गृह मंत्रालय पर, पुलिस पर, जिस पर हमने देखा है पिछले कई सालों में लगातार अलग अलग इलाकों में, द वायर में भी आपने देखा, हम जो वीडियोस पब्लिश हमने की हैं उसमें बाकायदा वीडियो एविडेंस के तौर पर अभी हाल ही में पटौदी में बड़ी बड़ी महापंचायतें हुई जहां बिल्कुल बहुत ही बेशर्म तरीके से एंटी मुस्लिम स्पीचेस दी गई, भारत विरोधी जिन्हें हम कह सकते हैं वैसी स्पीचेस दी गई। इस तरह के भाषण हमने सुने जिनमें बिल्कुल इस तरह का पोटेंशियल था कि प्रतिक्रिया हो सकती थी, दंगा हो सकता था। ऐसे में जंतर मंतर पर जो हुआ उस पर जो प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है कि न सिर्फ कि प्यूनिटिव एक्शन हुआ है, सज़ा दिलाने की कोशिश हो रही है, बल्कि कोशिश करते हुए दिखना भी है, इसका राजनीतिक संकेत और संदेश क्या है? पुलिस ने जो अभी कार्रवाई की, जैसा हमने कहा कि वह संतोष की बात है, अच्छी बात है और पुलिस को हमेशा ऐसा करना चाहिए। लेकिन क्या पुलिस ऐसा हमेशा करती रही है, दिल्ली पुलिस? यह हमें देखना पड़ेगा। विशेषकर पिछले वर्ष जो दिल्ली में हिंसा हुई, उस हिंसा के पहले और उसके बाद जो पुलिस की कार्रवाई हुई आज तक, उससे दिल्ली पुलिस की मानसिकता को लेकर एक बड़े तबके में संदेह पैदा हो गया है, विशेषकर अल्पसंख्यकों में संदेह पैदा हो गया। लेकिन अभी जंतर मंतर जो हुआ वह इतना खुला हुआ था कि उसको किसी तरह छिपाना संभव ही नहीं था। वह सोशल मीडिया पर था, चारों तरफ था, अखबार उसको रिपोर्ट कर रहे थे। आप छिपा नहीं सकते थे, आप ये नहीं कह सकते थे कि नहीं ये नारे नहीं लगे, और आप ये नहीं कह सकते थे कि नहीं लोग एक विचार व्यक्त कर रहे थे, यह कहना संभव नहीं था। जैसा पटौदी की जिन महापंचायतों का आपने जिक्र किया, सभाओं का, तो आप ये नहीं कह सकते थे कि वहां मुसलमानों को मारने, उनका संहार करने और उनके खिलाफ नारे नहीं लगाए गए। आप ये नहीं कह सकते थे, वो कोई राजनीतिक विचार नहीं था, वो सीधे सीधे घृणा का अपराध था, जिसे हेट क्राइम कहा जाता है, हेट स्पीच कहा जाता है। इतनी खुल्लम खुल्ला आपराधिक कार्रवाई पर अगर पुलिस कुछ न करती तो वो बाकी जो कुछ कर रही है उस पर बहुत सीधे सवालिया निशान लग सकते हैं। और इसको इस तरह से देखें कि आपने आज कार्रवाई की है, लेकिन यह कार्रवाई तभी विश्वसनीय होगी जब उत्तम नगर में जो हुआ मुसलमान रेडी वालों के खिलाफ, आप उस पर कार्रवाई करते हैं कि नहीं, और द्वारका में जो हुआ आप उस पर कार्रवाई करते हैं कि नहीं। एक मैं फिर ध्यान दिलाना चाहूंगा कि दिल्ली के प्रेस क्लब में नंद नाम के एक व्यक्ति ने आकर खुलेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और वहां भी कुछ उसी तरह की बातें की गई जो परसों जंतर मंतर पे की गई। रोजाना नरसिंहानंद के वीडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहे हैं और वो दिल्ली पुलिस की निगाह में भी हैं। दिल्ली में नरसिंहानंद के सरस्वती के सहयोगी और बाकी लोग लगातार वीडियो बना रहे हैं और उन्हें वितरित कर रहे हैं, उनको चारों तरफ प्रसारित कर रहे हैं। तो मैं इसलिए कह रहा था कि इसके कई स्तर हैं और उन स्तरों के हिसाब से पुलिस की कार्रवाई हो रही है कि नहीं, यह हमें देखने की जरूरत है। हमारी एक वकील दोस्त ने एक बात कही, आरफा, जो मैं यहाँ रखना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि अक्सर पुलिस को हम इस तरह से देखते हैं कि वो रोक लगा, वह एक जोर जबरदस्ती वाली फोर्स है, यानी वो जोर जबरदस्ती करती है। लेकिन एक शब्द आता है जो राहुल जानते हैं बहुत अच्छी तरह से, एक टर्म है ड्यूटी ऑफ केयर। तो ये ड्यूटी ऑफ केयर पुलिस का एक बहुत महत्वपूर्ण कर्तव्य है, केयर की ड्यूटी। और केयर की ड्यूटी क्या है?
पुलिस को इस बात का ध्यान रखना है कि समाज के किसी भी तबके को किसी तरह की चोट ना लगे। तो पुलिस हैज अ ड्यूटी ऑफ केयर टुवर्ड्स माइनॉरिटीज, पुलिस हैज अ ड्यूटी ऑफ केयर टुवर्ड्स मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस। इफ देयर डिग्निटी इज बीइंग वायलेटेड, अगर आप उनको अपमानित कर रहे हैं, तो पुलिस का ये कर्तव्य है कि वो प्रोएक्टिवली, वो किसी चीज के हो जाने के बाद नहीं, वो उसको प्रिएम्प्ट करे, और ऐसे प्रिएम्प्ट करे कि वह चोट, वह अपमान उनको ना हो। इस मामले में पुलिस ने जिस तरह से एक प्रॉम्प्ट एक्शन दिखाते हुए, मतलब आप ये देखिए कि एक तरह से एक सेलिब्रेटरी माहौल हो गया था ट्विटर पर कि ऐसा कैसे हो गया कि पुलिस ने हेट स्पीच के मामले में न सिर्फ कि ये पहले अनाउंसमेंट किया कि हम उन्हें गिरफ्तार करेंगे, फिर 6 लोगों को जो उस वीडियो में पाए गए उनको गिरफ्तार कर लिया। हालांकि अभी हमें इस बारे में पूरी मालूमात नहीं है कि जो अननोन पीपल थे फिर वो नोन पीपल बन गए और उनके खिलाफ अब क्या कार्रवाई होगी। आप इसे एक वकील की हैसियत से कैसे देखते हैं? देखिए, आई मीन इट इज एक्चुअली क्वाइट इंटरेस्टिंग टू थिंक अबाउट कि वी आर सो थैंकफुल कि ऐसी चीज हो गई, ऑल्दो ये नॉर्मल कोर्स पे ऐसा होना ही चाहिए। अगर कोई इस तरीके की स्पीच कोई देता है पूरे पब्लिक की प्रेजेंस में, जहाँ पे मतलब मीडिया है और सारी रिकॉर्डिंग सब कुछ हो रही है, तो इसमें उनका पकड़ा जाना, इट शुड नॉट बी सच ए बिग डील। बट एवरीवन इज थैंकफुल कि द पुलिस इज एक्टिंग, इट्स फुलफिलिंग इट्स ड्यूटी, and that the people who have been arrested have already been arrested. शुरू में उन्होंने कोशिश करी थी कहने की कि अननोन लोग हैं, लेकिन फिर जब इतना पब्लिक ओपिनियन इतना फैला कि कौन लोग हैं, सब लोग आइडेंटिफाई कर सकते थे, तो इसलिए उन्होंने भी एक्शन, काफी प्रॉम्प्ट एक्शन लिया है, जो आई थिंक बहुत अच्छी बात है। दे हैव नॉट वरीड अबाउट के जो लोग अरेस्ट हुए हैं उनके क्या पॉलिटिकल लिंक्स हैं, जो कुछ भी, दे हैव जस्ट एक्टेड अकॉर्डिंग टू द लॉ, व्हिच इज एब्सोल्युटली ग्रेट। 153 इज बीइंग करेक्टली अप्लाइड इन दिस केस। अब देखते हैं कि आगे की कार्रवाई क्या होती है। जी हाँ, आप ये देखना चाहेंगे कि आगे की कार्रवाई क्या होती है? क्या वाकई सिर्फ ऑप्टिक्स के लिए इनको इस तरह से गिरफ्तार किया गया? हालांकि सब कुछ जिस तरह से हुआ, और हमने बाकायदा सोशल मीडिया पर इसका जो है एक तरह से लाइव ब्रॉडकास्ट देखा कि कैसे पुलिस के हैंडल्स के जरिए ट्वीटिंग हो रही थी, और जो रिपोर्टर हैं जो कवर करते हैं गृह मंत्रालय और पुलिस प्रशासन को, वो भी लगातार कह रहे थे कि देखिए इस घंटे ये हुआ, इस घंटे ये हुआ, अब वो चल चुके हैं, अब वो पुलिस थाने पहुंच चुके हैं। इस तरह से पूरा जो हमने देखा वो भी एक दर्शाने की कोशिश थी कि देखिए एक्शन लिया जा रहा है। अपूर्वानंद जी, मुझे कभी कभी ये हैरानी भी होती है कि देखिए भारत में जो हमारी लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं जिनका काम ही यही है कि जहां गुनाह हुआ है उसमें सज़ा मिलनी चाहिए, और इसीलिए अदालतें हैं, पुलिस है, लेकिन हम इतने निराश हुए पिछले कई सालों में क्योंकि ज़्यादातर खासकर जब सांप्रदायिक मुद्दों की बात आई तो एक्शन नहीं हुआ, बल्कि बाकायदा उनको इनाम दिया गया, उनको रिवॉर्ड मिला, उन लोगों को जो नफरती तीर जो हैं अपने भाषण के निकालते रहे। ऐसे में क्या वाकई इस बात की खुशी कम से कम मना ली जाए कि कुछ तो हो रहा है? वो लोग 6 लोग कम से कम अभी अंदर तो हैं फिलहाल। जैसा राहुल ने कहा कि इस बात को लेकर हम संतोष जाहिर कर सकते हैं कि पुलिस ने कार्रवाई की है और कुछ लोगों को जिन्हें पहचाना गया था उन्हें गिरफ्तार किया है, और यही वह चीज है जो पुलिस को करना चाहिए हमेशा, क्योंकि पुलिस ये कह सकती है, और हम जानते हैं जैसा आप भी कह रही हैं कि समाज में खलल पैदा करने वाले होंगे, उनको पहले से शायद नहीं रोका जा सकता है, लेकिन जब वो जुर्म करें तो जुर्म के वक्त पुलिस कितनी चुस्ती है, वो कितनी चौकस है, एक बात यह है, और दूसरे कि उसके बाद उसकी कार्रवाई किस तरह की होती है, इससे पुलिस की मंशा जाहिर होती है। इसमें 2 हिस्से हैं, एक तो पुलिस की मंशा की, और उसके बाद पुलिस ने क्या किया इसके। तो पुलिस की मंशा पर शक इसलिए होता है कि यह जो कल जंतर मंतर पे हुआ इतवार के दिन परसों, वह कोई अचानक नहीं हो गया, वो कोई छापामार कार्रवाई नहीं थी, वो ऐलानिया किया गया था, उसकी घोषणा हुई थी, सोशल मीडिया पर उसका प्रचार हो रहा था, और उसके पहले उसकी तैयारी द्वारका में हज हाउस को लेकर जो प्रदर्शन हो रहा था उससे शुरू हो गई थी। बल्कि उसके भी पहले अगर आपको याद हो तो उत्तम नगर में मुसलमान रेडी वालों पर जिस तरह के हमले हुए और वहां भी सभाएं हुई और मुसलमानों के खिलाफ घृणा और हिंसा और उनको कत्ल कर देने और उनको बाहर कर देने की धमकियां दी गई, यह सब कुछ पिछले कुछ महीनों से दिल्ली में चल रहा है। तो पुलिस ने द्वारका में क्या कार्रवाई की? कुछ भी नहीं। जिसे आप अंग्रेजी में बिल्डअप कहते हैं, वो बिल्डअप पहले से हो रहा था,
पुलिस ने उत्तम नगर में क्या कार्रवाई की? कुछ नहीं। नहीं, लेकिन कहा गया है कि द्वारका में फिर से अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। तो यह जो अज्ञात लोग हैं, क्योंकि ये लोग तो अपने आप को उजागर करने में बिल्कुल हिचकिचाते नहीं है। ये वीडियो बनाते हैं, वीडियो चारों तरफ प्रसारित किए जाते हैं, और इस पूरे हिंसा प्रचार का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है वीडियो बनाना और वीडियो प्रसारित करना, क्योंकि उससे हिंसा पूरे देश में फैलती है। आप एक जगह एक सभा करते हैं, एक कार्यक्रम करते हैं, उसमें 25 लोग या 100 लोग आते हैं, लेकिन आप उसकी वीडियो बनाते हैं और वो पूरे देश में फैल जाते हैं। इससे पूरे देश में जिनके खिलाफ ये किया जा रहा है, उनको एक संदेश दिया जाता है कि देखिए, हम जब चाहें, जहां चाहें ये कर सकते हैं। आपको गालियां दे सकते हैं, आपको बेइज्जत कर सकते हैं, आपको अपमानित कर सकते हैं, खुलेआम कर सकते हैं। तो यह सोशल मीडिया का इस्तेमाल है। और पुलिस इस वक्त कहती है कि हमने अपने आप को आधुनिक किया है और हम साइबर क्राइम पे नजर रख रहे हैं, तो पुलिस को यह मालूम होना चाहिए कि जैसे फिजिकल क्राइम कहते हैं, फिजिकल क्राइम और वर्चुअल स्पेस में क्राइम, अब ये दोनों सीमलेसली फ्लो करते हैं। और दूसरा ज्यादा घातक है, क्योंकि सिवान में बैठे हुए एक मुसलमान को द्वारका में हज हाउस के पास जो हो रहा है, उससे उतनी ही चोट पहुंचती है, वो उससे उतना ही बेइज्जत महसूस करता है। सिवान में बैठा हुआ या फिर केरल में बैठा हुआ या फिर मणिपुर में बैठा हुआ, वो उतना ही और इसके बेइज्जत अलावा ये भी हो सकता है कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में बैठा कोई व्यक्ति जो रेडिकल विचारधारा का हो, वो उत्तेजित भी हो जाए द्वारका का वो वीडियो देखकर। दोनों तरफ का रिएक्शन हो सकता है। मैं ये भी याद दिलाना चाहती हूँ कि जिस फिजिकल क्राइम के बारे में हम जिक्र कर रहे हैं, जो हेट स्पीच का क्राइम है, वो हेट स्पीच सिर्फ जंतर मंतर पर लोगों के इकट्ठा होने के बाद ही नहीं, बल्कि उससे पहले जो उसकी तैयारी हो रही है, जो वार्म अप किया जा रहा है, वो सोशल मीडिया पे हो रहा है। अभी फ़िलहाल हिंदुत्व के पोस्टर बॉयज़ के तौर पर बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए हैं, नरसिंहानंद से लेकर और बहुत सारे लोग जिनके नाम भी शायद यहाँ देकर उन्हें और ज़्यादा स्टार बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप भी जानते हैं, वो लोग जो उनको सुन रहे हैं वो भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। इनके बीच जो कनेक्शन हम देखने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से इन लोगों को बिल्कुल मतलब खुलेआम, बिल्कुल धड़ल्ले से जिस तरह से ये हेट स्पीचेस दे रहे हैं। सिर्फ ये पहला अपवाद है कि इसको जंतर मंतर पे दिया गया और चूंकि संसद के इतने पास था इसलिए अब एक्शन हो रहा है। क्या इसको आपस में आप जुड़ता हुआ नहीं देख रहे हैं? उस पर एक्शन नहीं और इस पर एक्शन? नहीं, आप बिल्कुल सही बात कह रही हैं। वो पूरी की पूरी एक्टिविटी ही क्राइम है। जो ये स्पीच है वो तो क्राइम है ही, इसकी प्रिपरेशन जो है वो भी क्राइम है, और जो ऑनलाइन जो इसकी डिसेमिनेशन होती है, द करेक्ट वर्ड इज डिसेमिनेटिंग इट अमंग्स द पब्लिक, दैट बाय इटसेल्फ इज आल्सो अ क्राइम। जस्ट एज फॉर एग्जांपल, कोई भी ऑब्सीन मटेरियल कोई बनाता है वो क्राइम होता है, जो ऑब्सीन मटेरियल फैलाता है वो भी क्रिमिनल है। सिमिलरली जिस तरीके से जो हेट स्पीच करते हैं और जो हेट स्पीच फैलाते हैं, दोनों आर इक्वली लायबल उसका। लेकिन ये as Apurva Anand ji correctly said कि it is difficult to believe कि in this modern age the police does not have the tools to do a lot more than they are doing now. I understand that they may be quite busy with all kind of things, and it is not that there are no crimes being committed at all times, but this is a serious priority for them as well. जो हेट स्पीच सारे ऑनलाइन जो फैल रही है, इट इज क्वाइट अलार्मिंग। बिकॉज मेरे को लगता है कि अगर ऐसी स्पीच अगर कोई फिजिकल स्पेस में इस तरह की स्पीचेस 10 साल पहले तो कोई भी नहीं देता था, अगर लोग आजकल दे रहे हैं, इनको लगता है कि तरीके का एटमॉस्फेयर है कि वो ये चीजें कर सकते हैं। और वो एटमॉस्फेयर ऐसा क्यों है? मुझे लगता है टू अ लार्ज एक्सटेंट बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। नहीं, और इसके अलावा राहुल जी, आपको मालूम है कि ये लोग जो हेट स्पीचेस दे रहे हैं बाकायदा धड़ल्ले से खुलेआम यूट्यूब, फेसबुक और तमाम तरह के सोशल मीडिया के हथियार इस्तेमाल करके एक समुदाय के खिलाफ एक हॉस्टाइल, एक बहुत ही एक तरह से कहा जाए वल्नरेबल बनाते हैं जो एक समुदाय है, ख़ासकर मुसलमानों को या कभी ईसाइयों को भी। इनके लिए बाकायदा जो पब्लिक में फंडिंग के को लेकर कॉल्स होती हैं और इनको लोग फंड करते हैं बाकायदा, इस तरह की भी चीज़ें हैं। तो एक पूरा ये एक इकोसिस्टम का एक हिस्सा है, पूरा एक अलग दुनिया इन लोगों ने बना ली है अपनी। अपूर्वानंद जी, मैं आपकी तरफ वापस आना चाहती हूँ और फिर से मैं इसकी राजनीति इसलिए भी समझना चाहती हूँ। देखिए कि बहुत दिनों बाद ऐसा हुआ है जबकि इस तरह की हेट स्पीचेस और ख़ासकर जो हिंदुत्व की विचारधारा से जुड़े हुए व्यक्ति ने ये कहा हो कि देखिए मैं इसमें शामिल नहीं था, एक अपॉलॉजी, एक माफ़ी की शक्ल में वो इंसान नज़र आया हो। इस तरह से हमने तो ज़रूर देखा है कि चाहे सूरजपाल अमू का हम जिक्र करें कि इधर आप नफरत भरे भाषण दीजिए, उधर आपका प्रमोशन हो जाता है, आप बाकायदा भाजपा के प्रवक्ता बन जाते हैं।
हमने ये सब भी देखा है कि कैसे आप दंगों में शामिल पाए जाते हैं, आरोपी बनाए जाते हैं और फिर आपको न सिर्फ कि आप चुनाव जीतते हैं बल्कि मंत्री बना दिए जाते हैं। लेकिन ये कम देखा है कि इस तरह के लोग माफ़ी मांग रहे हों या माफ़ी मांगते हुए दिख रहे हों। तो क्या आपको नहीं लगता कि ये एक बदलाव, एक शिफ्ट है? बिल्कुल नहीं। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा 6 दिसंबर 1992 को जब बाबरी मस्जिद गिराई गई थी और जिसको बाद में कल्याण सिंह ने कहा कई वर्षों बाद कि वो उनके लिए काफी गौरव का विषय था कि वो उस वक्त मुख्यमंत्री थे जब बाबरी मस्जिद गिराई गई और उन्होंने उसमें मदद की। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को ढाहे जाने का अभियान जिस व्यक्ति ने चलाया, लाल कृष्ण आडवाणी, उसने क्या कहा कि उसकी जिंदगी का सबसे अफसोसनाक दिन है, सबसे अफसोसनाक घड़ी है और उनकी आंखों में आंसू है। अटल बिहारी ने भी यही कहा था। तो एक तरह से वो माफी ही मांग ली थी उन्होंने कि जो हुआ वो बहुत गलत हुआ और हम उसके लिए शर्मिंदा हैं। जबकि उनके समर्थकों में खुशी थी और खुद उनमें भी खुशी थी। तो यह जो दोमुहापन है, यह इस राजनीति में सक्रिय लोगों की विशेषता है और ये इसलिए चलता है कि ये शुरुआत से जानते हैं कि उनकी जनता को मालूम है कि अभी ये किस बाध्यता के तहत ये बात कर रहे हैं, क्योंकि दुनिया सिर्फ उनकी जनता तक सीमित नहीं है, दुनिया भारत तक सीमित नहीं है, दुनिया बाहर भी है, उनको प्रधानमंत्री भी बनना है और उनको दुनिया की बिरादरी में भी जाना है। इसलिए दुनिया की बिरादरी में चेहरा ठीक रहे तो गांधी जी की मूर्ति पर माला पहनाना बहुत ही आवश्यक होगा। जबकि संघ के एक एक कार्यकर्ता से यदि आप बात करेंगे तो उसका दिल गांधी के खिलाफ नफरत से भरा हुआ। तो ऐसा क्यों है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में गांधी प्रातः स्मरणीय है, लेकिन संघ की किसी भी कार्यकर्ता से आप बात करेंगे तो वो गांधी की हत्या को जायज ठहराएगा। ये दोनों चीजें कैसे चलती हैं और इस बात को राजनीति कैसे काम करती है इसको हमें समझना बहुत आवश्यक है। इसलिए और माफी मांगना इसलिए भी कि इस राजनीति में सक्रिय लोग ये बात बहुत अच्छी तरह से समझते हैं कि उन्हें हर समय बाहर रहना चाहिए, उनको जेल में नहीं रहना चाहिए, उन पर मुकदमे नहीं होने चाहिए, उसके लिए जो भी करना हो कर। तो वो चाहे विनायक दामोदर सावरकर हों या लाल कृष्ण आडवाणी हों या अटल बिहारी वाजपेयी हों, ये अपने समर्थकों को खड्डे में गिरा देंगे, आग में ढकेल देंगे अपने आप को बाहर रखने के लिए। यानी जिनको उन्होंने बुलाया था 6 दिसंबर को, उनसे पल्ला झाड़ लिया, कहा कि हमने कुछ नहीं किया था, हमने नहीं कहा था, हमने सिर्फ आने के लिए कहा था। उसी तरह यहाँ जंतर मंतर पे जो साहब माफी मांग रहे हैं, वो कह रहे हैं नहीं मेरा कोई इससे लेना देना नहीं, मैं इसमें शामिल नहीं था। तो इस पूरे क्रम को एक ऐतिहासिक ढंग से देखने की आवश्यकता है। यानी आप ये कह रहे हैं कि एक पूरी रणनीति का ये एक हिस्सा है कि जैसे आपने कहा कि जेल जाना जो है वो इस पूरी रणनीति में शामिल है कि जेल नहीं जाना है, बाहर रहना है, अपना संदेश फैलाना है, अपने मकसद को हासिल करना है। अपूर्वानंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में भाग लेने के लिए। राहुल जी, आपका भी शुक्रिया। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।